नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री भूपेंद्र धर्मानी जी, जो कोरोना काल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या व्यक्तिगत रूप में अनेक ज़िलों में जाकर सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे इस काल में काम करने की क्या पद्धति चेंज हुई है और सूचना के अधिकार में क्या जनता को सही सूचनाएं जो लोग चाहते हैं उनको मिल रही हैं अथवा नहीं। तो हम सीधा श्री भूपेंद्र धर्मानी जी से जानेंगे। धर्मानी साहब, कोरोना काल में आपकी जो कार्य पद्धति है वो क्या चेंज आया है? पल पल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जिसमें सरकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी पालना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुविधा कैसे दी जा सके, उनकी शिकायतों को कैसे दूर किया जा सके, उसके लिए जो हमारा हरियाणा सूचना आयोग है वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं। हमने जो मई में जैसे खुला था, मिड मई में, उसी समय से हमने मई के अंत तक लगभग जितनी भी हमारी हियरिंग थी, हमने सभी को, जितने भी आवेदक थे या जो भी जॉब देने वाले अधिकारी थे, उन सब से हमने टेलीफोनिकली और वैसे भी नोटिस में भी लिखा है कि आपको हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनेंगे, यानी कि टेलीफोन के माध्यम से सुनेंगे, आपको कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए मुश्किल थी कि अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो फैसिलिटी है वो एक ही हमारे पास वहाँ पर है और बेंचेस अलग अलग हैं, तो वो एक तो एंगेज रहती है। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है वो भी व्यस्त रहती थी। कोरोना के कारण रोज कोई ना कोई प्रशासन की मीटिंग चलती थी, तो हमने इसका फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीफोन के माध्यम से ही सुनने का शुरू किया। एक पक्ष को हम एक लाइन पर ले लेते थे और अपने मोबाइल पर दूसरे पक्ष को लेकर और स्पीकर पर लेने के बाद हम उनका सुनते थे। और इस दौरान में मेरे कहते हुए खुशी होती है कि लोगों ने पहचाना है गंभीरता को, और आवेदनकर्ता भी और जो जवाब देने वाले भी हैं, उन्होंने जिम्मेवारी को समझा है और इसको और पारदर्शी बनाने का प्रयास करने में लोग जुटे हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रतिफल मिलेगा। और इस 1.5 महीने के दौरान, मैं जून अंत तक की बात कर रहा हूँ, 19 मई से लेकर और इस दौरान लगभग 200 सवा 200 केस जो है सिर्फ मेरी बेंच ने ही, मई से जून के बीच में, मिड मई से 15 मई के बाद से 20 मई जब भी खुला था वो, उससे लेकर 30 जून तक लगभग इतने केस हमने सुने हैं और लोगों को उसमें से अधिकतर को के केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं और कुछ को अगली डेट दी गई है। लेकिन इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। अब जैसे मैंने उसके बाद यहाँ से बहुत फ़ोन जाते थे कि हम आएंगे कैसे, हमने आना ही है, हमें अपना दिखाना है। तो मैंने फिर ये पहला था मेरा जो मैंने अभी हिसार के लिए मैंने फिर भी एक यही कहा कि जो भी चंडीगढ़ से या और स्टेशनों से आने वाले हैं उनको कहिए कि उनको ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनेंगे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी आप ऑप्शन पूछ लीजिए कि वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहते हैं या पर्सनली आएंगे। तो उसमें से अधिकतर कहने लगे कि हम पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो मैंने वो पहली हियरिंग तब से लेकर अब, उससे पहले मैंने एक नई जो प्रथा, जैसे आपने जिक्र किया, मैंने ये प्रयास किया कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर जाकर आवेदक को, वहाँ के उस जिला के जितने आवेदक हैं, आवेदक केंद्रित जो आवेदन थे, जिला मुख्यालय पर जाके मैंने सुनने का प्रयास किया है। धर्मानी जी, ऐसा है, मैंने आरटीआई में स्वयं ये देखा है, आरटीआई के नियम हमारे यहाँ पे 2005 में लागू हुए और शायद मैं, अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, स्वीडन में 1796 में आरटीआई आ गया था। इसका अर्थ ये है कि हम उनसे लगभग 125 वर्ष पीछे
रहे, और फिर भी अभी तक भी लगभग 15 वर्षों में अगर आरटीआई, आप आरटीआई कमिश्नर लगभग 5 साल से आप आरटीआई कमिश्नर भी हैं, तो क्या डिपार्टमेंट अगर धारा 4 के अंतर्गत आप उसको दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं, मैं शायद उसमें ठीक ना हो, एक ऐसा नियम था भी सभी विभाग अपनी बेसिक जानकारी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। आम तौर पे लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो क्या आपका जो आयोग है, सूचना आयोग है, उसको संज्ञान नहीं लेता? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात कही स्वीडन की, जैसे आपने बात कही, अगर हम उसको इतिहास में जाएंगे तो हमारे को तो अभी आज़ादी मिली 70 साल में, 70 प्लस में। तो ऐसे में हम किसी और देश से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये जो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए कितनी संस्थाओं ने संघर्ष किया और मिला। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि 2005 में जब ये एक्ट जो लागू हुआ था, तो इसका एक पोर्शन लागू किया गया था जून में, जिसको लेकर आज आप मेरे से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि जून में मैं आया नहीं, तो अब आपने जून में आप उसकी 15वीं एक तरीके से 15 साल की आप एनिवर्सरी मना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि उसके बाद 120 दिन दिए गए थे कार्यालयों को, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, कुछ जो बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं वो उनको करने के लिए, जिससे कि जब पब्लिक के लिए ये सुविधा मिले तो वो उसमें से अधिकतर सुविधाएं जो है वो ऑटोमेटिकली उपलब्ध हो। लेकिन देखा गया है कि अच्छा, उसमें जो सेक्शन 4 की जैसे आपने बात कही, उसके अंदर ये है प्रावधान कि आपको जितनी भी सूचनाएं हैं विभाग से संबंधित, जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, वो समय समय पर अपडेट करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2005 में कर भी दी, अगर जैसा कहते हैं लोग, तो 2005 में कर दी तो अब तो 15-16 साल हो गए, तो इस दौरान भी तो पब्लिक से संबंधित चीज़ें आएंगी। मैं उसी से संबंधित आपसे एक उदाहरण के तौर पे, वन विभाग चाहे किसी भी प्रदेश का, हरियाणा का हो, भारत का हो, हर साल ये मौसम, अभी सावन का महीना आज शुरू हुआ है, तो 10 करोड़ पौधे शायद हर वन विभाग हर प्रदेश में लगाता है। उसका बजट भी होता है, तो क्यों ना वो कितना बजट आया अप्रैल मई में और जून में कितने पौधे लगाए गए, कम से कम अगर वो अपडेट कर दे तो हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो इसके बारे में अनेक सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि आपने लेबर कितनी लगाई, आपने पैसे दिए हैं, जिसको आप गवर्नमेंट के फंड से खर्च कर रहे हो, वो तो ब्लैक एंड वाइट में आ ही सकता है। सुरेंद्र जी, जो आपने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरटीआई जो है ये एक बहुत बड़ा अधिकार है आम जनता के, नागरिक के लिए। जैसे अभी आपने एक उल्लेख किया एक विभाग का, अभी पिछले दिनों ही जून माह के मिड में ही एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, शायद उनका नाम हिमांशु है, उन्होंने अलग अलग जो मेरी बेंच से रिलेटेड 7-8 विभाग हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट लगाई हुई थी कि जी मुझे ये इन्होंने सूचना नहीं दी जो कि एक उपलब्ध होनी चाहिए। और जब मैंने उनसे बातचीत की, वो काफ़ी मुझे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में व्यवहार उनका था। उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं चाहता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नए आए हैं, आप इनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, इनको इंश्योर कीजिए कि भाई मैं इसके लिए आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन इंश्योर ये जरूर करवाइए कि भाई ये कंप्लाइंस करें। मुझे अच्छा लगा, ऐसा जिम्मेवार नागरिक जो है, मैंने अपने आदेश में ये लिखा कि हर पब्लिक अथॉरिटी जो है, जो मैंने जितने भी उनके लगे हुए थे, वो एक निश्चित समय अवधि में ये सुनिश्चित करें कि आपने हर पब्लिक से संबंधित, जनता से संबंधित सारी जानकारी आपके विभाग की आपने डिस्प्ले की है सेक्शन 4 के तहत जो उपलब्ध होनी चाहिए। और इससे संबंधित एफिडेविट कब तक आप करेंगे वो आप एक निश्चित तिथि तक यहाँ जमा करवाएं, और उसके बाद अगर आपने वो कंप्लाइंस नहीं हुई तो हम आपके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे। तो इस टाइप के भी जिम्मेवार लोग आते हैं। जो आपने वन विभाग की बात कही, मैं आपको इससे थोड़ा सा पहले एक इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जाता है कि राजनेता जो हैं वो
किसी भी दल के हों, वो जब चुनाव लड़ते हैं, ये एक उनको समझने की आवश्यकता है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो एक एजेंडा लेकर पब्लिक के पास जाते हैं, और उस पब्लिक के पास जो एजेंडा लेकर वो जाते हैं वो ठीक है या गलत है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, एजेंडे की डिटेल में, वो डिबेटेबल, एक आपस में उनकी डिबेट होती है, लेकिन वो एक सोसाइटी के कल्याण के लिए अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम रखते हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ग भी हो सकता है या बड़ा वर्ग भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, पर वो जब जाते हैं उसमें अगर उन्होंने जनता से वोट लिया और जो भी दल सत्ता में आया उसके बाद, तो उसको जो उसने प्रॉमिस किया उसको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है। अब जब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाता है, उसके लिए उसने फंड दे दिया। अब अधिकतर जो मेरा अनुभव है इस दौरान, अधिकतर आरटीआई जो हैं वो उसके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन को लेकर जो है उसको लेकर लोग लगाते हैं, और जो उनका अधिकार है, क्योंकि एग्जीक्यूशन को लेकर जो आपने फंड की बात जैसे कही कि फंड जो हैं वो कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, कितने खर्च हुए, ये सारा अधिकार जनता के पास है लेने का, कि आपने क्या टेंडर दिया, उसका क्या डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसकी डेडलाइन क्या थी, उसका एग्जीक्यूशन कितना कब हुआ, कैसे हुआ, किस ठेकेदार को दिया या किस कंपनी को दिया, ये सारी डिटेल मांगने का अधिकार नहीं, सरकार के पास प्रोविजन है। उदाहरण के तौर पे एक मैं इस पे पूरा कर दूं एक हाँ। बार। मेरा ये कहना है कि आपको जो महत्वपूर्ण बात है कि हो क्या रहा है कि जैसे ही आरटीआई लगती है, वो अधिकारी कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे नेता हैं उनको ये समझाता है कि आपके खिलाफ आरटीआई लगे। ये समझने की आवश्यकता है राजनेताओं को कि उनके खिलाफ आरटीआई नहीं है, आरटीआई अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर है, और जवाबदेही अधिकारियों की नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि जिनके पास अधिकार हैं उनके पास आपकी जवाबदेही नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही है नेताओं की। आप 5 साल बाद नेता को पूछते हैं भी आपने क्या किया। एग्जीक्यूशन जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ये समझने की ये जो मेन बात आपने कही, क्योंकि अंत में हम एक सवाल पूछेंगे, वो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। राजनेता विपक्ष में होता है, उसका एटीट्यूड और होता है, जब सत्ता में हो जाता है तो अधिकारी जो कहते हैं वो उसी तरह मोल्ड हो जाते हैं, और आरटीआई कार्यकर्ताओं को आमतौर पे ये माना जाता है जी ये आपके खिलाफ है। मैं कई ऐसे आरटीआई कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, सिरसा में करतार सिंह जी हैं, उनके खिलाफ एक बार पूरी तरह सरकार ने ये तैयारी कर ली थी भी इसके खिलाफ एफआईआर हो जाए, और उस व्यक्ति ने आरटीआई के तहत लाखों बच्चों को रिफंड दिलवाया और अनेक काम किए। तो अंत में क्या, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी मैंने आरटीआई मांगनी है, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने कार्ड से 10 रुपये की फीस भर के मैं उसको ऑनलाइन कर सकता हूँ। क्या हरियाणा सूचना आयोग ने ये फैसिलिटी दी हुई है? नहीं, अभी ये फैसिलिटी जो आप कह रहे हैं वो पोर्टल अभी नहीं है, क्योंकि लेकिन हम जो ईमेल सुविधा है उसका उपयोग करने का हमने अलाउ किया है। आप ईमेल जो हमारी ईमेल है उसके ऊपर आप अपना दर्ज करें, लेकिन उसमें जो एक प्रावधान है वो प्रावधान के कारण आपको एक साइंड जो आपकी आरटीआई है या अपना आवेदन है वो डालना होता है, तो आपको स्कैन कर वो कॉपी डालनी पड़ती है। तो इसलिए बिना सिग्नेचर के कोई भी आवेदन जो है वो हम उसको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मैंने कई बार आवेदन जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं हमें मालूम है, वो क्या है कि वो पोर्टल है, तो उस पोर्टल में जो आप अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप ही यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें वो बंदिश है। यहाँ पर हम तो पावर ऑफ टर्नी दे के भी अगर कोई आता है उसको भी हम एंटरटेन कर लेते हैं, तो इसलिए वो जो एक सुविधा है उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। मुझे लगता है कि जल्दी वो सुविधा भी जनता को मिलेगी जिस प्रकार की आप केंद्र की बात कर रहे हैं, और अधिकतर जो वैसे ऑनलाइन आप दायर कर सकते हैं, पर आपको स्कैन कॉपी ईमेल पर डालनी। नहीं, वो ठीक है, जैसे क्योंकि सूचना का जो इतनी क्रांति आई हुई है और सारे हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, तो ये छोटी चीज़ें हैं पोर्टल बनाना सरकार के लिए। तो आप पल पल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और आशा है आप जितने दिन भी इस पद पे रहेंगे जनता को न्याय दिलाने की, और ये बात पॉलिटिशियन को समझाने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई किसी खास पॉलिटिशियन के विरुद्ध नहीं है, एक सिस्टम के विरुद्ध है, और सिस्टम के विरुद्ध लड़के ही
जनता को कोई ना कोई सिस्टम का लाभ दिया जा सकता है। आपका धन्यवाद। लेकिन मैं इसमें जाते जाते एक बात अवश्य कहूँगा, जो भी इसको सुनेगा, अधिकारियों से विशेष कर कहूँगा कि दरअसल जब वो टेबल के इस सब तरफ होते हैं तब उनका व्यवहार अलग होता है। जैसे ही वो टेबल के दूसरी तरफ जाते हैं तो उनका व्यवहार इधर वाले के प्रति दूसरा हो जाता है। अगर कोई भी अधिकारी अपने दायित्व को निभाते समय ये ध्यान रखे कि जो कुछ वो कर रहा है वो दूसरी तरफ अगर बैठ के देखेगा किसी चीज़ को तो वो खुद संतुष्ट होगा इस निर्णय से या जो कुछ भी उसके लिए डील करने का तरीका है उससे, तो मुझे लगता है कि वो आरटीआई का जवाब भी ठीक देगा, उसका दायित्व भी ठीक होगा और उसके कार्यप्रणाली को लेकर आरटीआई भी कम लगेगी। और इसमें सबसे पहला चरण है जो पेंडेमिक चल रहा है, मुझे लगता है अभी एक साल और, जैसे खबरें आ रही हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कम से कम दिसंबर तक तो ऐसा, वही कह रहा हूँ कि आपको अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जो सेक्शन 4 की जिसकी आपने बात कही उसको आप कंप्लायंस सुनिश्चित करें और वेबसाइट पर अपनी अपनी जो आपके वेबसाइट हैं विभाग की उस पर अधिक से अधिक सूचनाएं अपलोड करें, जिससे कि जो आवेदक है वो वहीं से सारी सूचनाएं ले, ना उसको आवेदन करने की आवश्यकता पड़े और ना ही वो सूचना को उनके लिए इधर दर की भटकना पड़े और आरटीआई भी कम लगेगी और पारदर्शिता आएगी और मुझे लगता है कि वातावरण अच्छा होगा। इस पेंडेमिक से हमें सीखना चाहिए और अपने दायित्व को निभाना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को और अपने वातावरण को अच्छा बना सकें। धन्यवाद।